चलो जी, अब बात करते हो लास्ट क्लास में अपन ने बेटा देखो ली चैटले प्रिंसिपल पढ़ा था, तो अपने उसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखा था, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, देखो उनका अपने रियल इफेक्ट भी देखा था, प्रेशर और वॉल्यूम का कैसे इफेक्टेड है। पर अपन ने ट्रिक बना लिखी है कि प्रेशर बढ़ेगा तो रिएक्शन उधर जाएगी, इधर मोल घटेंगे, फिर प्रेशर घटेगा तो रिएक्शन उधर जाएगी, इधर मोल घटेंगे। सेम उसका उल्टा हम वॉल्यूम में कर रखा है। एक सेकंड पहले मैं बोल लूं। तो सेम कहानी हमने किसके लिए कर रखी है, वॉल्यूम के लिए कर रखी है कि वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम का पूछे तो प्रेशर का इनवर्सली प्रेशर वाली ट्रिक लगा देते हैं, वो ट्रिक है, कंसेप्ट है नहीं। अरे अब हमें कंसेप्ट क्या है कि अगर आपने वॉल्यूम बढ़ाई तो सबकी कंसेंट्रेशन घटेगी, फिर इक्विलिब्रियम आगे जाएगा पीछे जाएगा, उससे ये पता लगेगा किसकी ज्यादा घटेगी किसकी कम घटेगी। क्लियर है? अगर आपने वॉल्यूम बढ़ाई तो सबकी कंसेंट्रेशन घटी, सबकी कंसेंट्रेशन, अब रिएक्शन अगर आगे और गई तो रिएक्टेंट की और घटेगी, प्रोडक्ट की थोड़ी कम घटेगी, लेकिन ऑल ओवर घटी हुई रहेगी। अगर आपने वॉल्यूम क्या की बेटा बढ़ाई, अगर वॉल्यूम घटाई तो सबकी कंसेंट्रेशन बढ़ेगी, और अगर रिएक्शन आगे गई तो रिएक्टेंट की घटेगी, थोड़ी कम घटेगी, मतलब थोड़ी कम बढ़ी और प्रोडक्ट की और बढ़ जाएगी। सेम कहानी पीछे आने पर है। अब प्रेशर बढ़ाने पर वो यही कहानी, अगर प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम घटी, तो वॉल्यूम घटी तो सबकी कंसेंट्रेशन है बढ़ी। वो वाला कंसेप्ट अपने को यूज करना, ये रियल कंसेप्ट था, हम क्यूसी से निकाल के देखा था। फिर हमने इनर्ट गैस का इफेक्ट पढ़ा था, तो इनर्ट गैस का सिंपल सा इफेक्ट है बेटा कि सर जो इनर्ट गैस है, क्लियर, अगर आपने कांस्टेंट वॉल्यूम पे डाला तो कोई फर्क नहीं पड़ना। हाँ, प्रेशर आ जाएगा, पी टोटल बढ़ जाएगा, कल क्वेश्चन भी तो कराया था, न्यूमेरिकल भी कराया था एक, P1 P2, तो उस हिसाब से मोल फ्रैक्शन बढ़ जाती है, नीचे एन टोटल बढ़ जाएगा, पी टोटल बढ़ा तो नीचे एन टोटल बढ़ जाएगा, और चेंज नहीं आएगा। बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। तो ये चीज हमारे समझ में आई कि अगर आपने पी, अगर इनर्ट गैस डाली कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो पी टोटल बढ़ेगा, तो लेकिन एन टोटल बढ़ जाएगा तो सबकी मोल फ्रैक्शन भी तो उसी रेशियो में कम हो जाएगी, क्योंकि पार्शियल प्रेशर क्या होता है बेटा, पी टोटल इनटू मोल फ्रैक्शन, तो आपकी मोल फ्रैक्शन कम हो जाएगी, पी टोटल बढ़ेगा तो ऑल और पार्शियल प्रेशर उतना ही आना है। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? नेक्स्ट चीज जो हमने यहाँ से आगे, ये चीज हमारे समझ में आ गई, अगर आपने कांस्टेंट वॉल्यूम थी, अगर कांस्टेंट प्रेशर पे डाली तो इनर्ट गैस डालने पे वॉल्यूम हमेशा बढ़ती है, वॉल्यूम बढ़ती है प्रेशर घटता है। आगे बात में फिर आगे वही कहानी लगा लेंगे, कहानी है वो मतलब फिर से। अब देखो बेटा आपके, फिर हमने कंसंट्रेशन भी देखा था, तो देखो बेटा ना तो प्रेशर बढ़ाने पर, ना वॉल्यूम बढ़ाने पर, ना इनर्ट गैस डालने पे, ना कंसंट्रेशन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदलता नहीं है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम रहता है। मतलब क्या हुआ कि सर प्रेशर बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, थोड़ी देर बाद में इक्विलिब्रियम आगे पीछे चल के वही आएगा वापस से, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वही आएगा, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन सेम नहीं रहेंगी, वो बदल जाएंगी, वो बदल जाएंगे, मैंने कहा वापस और अचीव होती है ना वो पहले वाली, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वही आएगा। कब? कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, सॉरी, कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, इनर्ट गैस, इन सब में आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बदलने वाला है। आपकी रिएक्शन आगे पीछे हिल जाएगी, फिर से वापस इक्विलिब्रियम आएगा, फिर से इक्विलिब्रियम है, सेम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ में। अगर टेम्परेचर बदला, उससे तो हमने डायरेक्शन तो सीधी देख लिया आगे जाएगी, तो टेम्परेचर के साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बदल जाता है। टेम्परेचर के साथ कौन बदल जाता है? नया इक्विलिब्रियम आएगा और नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा। अरे मान में हाँ, फॉरवर्ड बैकवर्ड चलेगी वो तो हमें पता है, वो तो हम सीधा निकाल देते, कल ट्रिक क्या कि फॉरवर्ड जाएगी कि बैकवर्ड। लेकिन हमने एक साथ में एक चीज देखी कि सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ में इक्विलिब्रियम टेम्परेचर बदलने से रिएक्शन तो आगे पीछे जाएगी, नया इक्विलिब्रियम आएगा विद न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जबकि प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन, इनर्ट गैस से सेम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा, नए इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के साथ में रेशियो सेम आएगा, लेकिन टेम्परेचर में ऐसा नहीं है। अरे बेटा वो सिंपल सी कहानी है बेटा, इसमें टेम्परेचर, प्रेशर, प्रोपोर्शनल, ये रिएक्शंस है ना, कि सिंपल सी प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम भी तो बढ़ रही है ना, साथ में वॉल्यूम बढ़ जाएगी, टेम्परेचर घट जाएगा, रिएक्शन आगे चली जाती है उसी वजह में। प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जब मोल कांस्टेंट है, आप प्रेशर बढ़ाते हो रिएक्शन आगे चली जाती है, मोल बदल जाते हैं। हमारी बात में एक कहानी थोड़ी है, वो तो वो P इक्वल टू KT तो कंडीशन है, हर जगह थोड़ी लगा सकते हो मुंह उठा के। हमारी बात में भाई हर जगह नहीं लगा सकते, कंडीशंस के साथ चलना होता है, किसके साथ चलना होता है? कंडीशन के साथ। हमारी बात में नेक्स्ट देखो, अब देखो बेटा अपन बात करते हैं, अपन ने देखो केमिकल काइनेटिक्स में एक इक्वेशन पढ़ते हैं, रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट के किसके इक्वल होता है? H, वही सॉरी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर टर्म में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे करता है, ठीक है। तो मुझे पता है कि किसी रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट, ये के यहाँ पे रेट कांस्टेंट है, क्या है बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं है बेटा ना, दोनों को के से लिखते हैं। ये के किसके इक्वल होता है, ए की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, ये केमिकल काइनेटिक्स में आपने पढ़ा है, क्लियर है। के इक्वल टू क्या होता है, ए की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। के क्या है, रेट कांस्टेंट, ए को बोलते हैं बेटा आरएनएस कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, क्योंकि ये आरएनएस इक्वेशन है। अब बेटा ये देखो ई का मतलब क्या है, एक्सपोनेंशियल, क्या है बेटा, एक्सपोनेंशियल। और एक अगर ए ई ई क्या है बेटा आपका, एक्सपोनेंशियल, और एक्सपोनेंशियल से पहले आपने कांस्टेंट लिखा है, कर दिया अंदर, दूसरा लेके जाओ क्लास में, एक मिनट रुकना बड़ा, देखो बेटा ध्यान से कि अगर अपन बात करें तो ये के क्या है बेटा, रेट कांस्टेंट, के क्या है बेटा, रेट कांस्टेंट, ए क्या है बेटा, आरएनएस कांस्टेंट, ए क्या है बेटा। अब देखो ई क्या है बेटा, प्री एक्सपोनेंशियल है, और ई के पहले ए को लिखा गया है, इसलिए ए को क्या बोलते हैं बेटा, प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, इस ए को क्या बोलते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। और जो ई है बेटा, ये होता है एक्टिवेशन एनर्जी, ये क्या है बेटा आपकी, एक्टिवेशन एनर्जी, क्लियर है। आर आपका गैस कांस्टेंट है, आर क्या है बेटा आपका, गैस कांस्टेंट, और टी क्या है बेटा आपका, टेम्परेचर, टेम्परेचर किस में होना चाहिए, केल्विन में। आर की वैल्यू क्या होगी, अगर आपकी एक्टिवेशन एनर्जी जूल में दिया है तो इसे जूल में, कैलोरी में दिया है तो कैलोरी में, क्लियर है। एक्टिवेशन एनर्जी की यूनिट होती है जूल पर मोल, जूल पर मोल, या कैलोरी पर मोल, पर मोल पे होती है। अब ये एक्टिवेशन चीज है क्या, एक्टिवेशन एनर्जी है क्या भैया, बाकी चीजें तो जानी पहचानी, ये तो कांस्टेंट है, और के क्या, रेट कांस्टेंट, जो हमें हमने पढ़ा था। क्वेश्चन उठता है कि सर एक्टिवेशन एनर्जी क्या चीज होती है, क्लियर है। जो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होता है, कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होता है, वो क्या करता है बेटा, किसी इंटरमीडिएट में जाता है, किसी इंटरमीडिएट में। और मैंने आपको पहले बताया वो इंटरमीडिएट, जैसे आप दूध से दही जमाते हो तो वो इंटरमीडिएट आपको दिखता है कांच में, क्लियर है। जब आप दूध को जमाते हो तो शुरुआत में दूध ही होता है वो, लेकिन थोड़ी देर बाद में जमने लगता है तो बीच में आप देखते हो तो वो दूध है ना, वो दही है, कुछ और ही भी चीज है। और 2-3 घंटे बाद में, उसके 2-3 घंटे बाद देखोगे तो वो क्या है बेटा, दही है। तो एकदम डिफरेंस है, दूध से दही सीधा नहीं कि दूध डाला 5 मिनट बाद है दही तैयार, नहीं, वो एक इंटरमीडिएट से जाता है, क्या जाता है बेटा, एक ट्रांजिशन से जाता है हमेशा। आप भी देखो ना, आप बचपन में एकदम छोटे थे, मिट्टी उट्टी खाते थे, फिर थोड़े बड़े हुए, फिर अब तुम एकदम बड़े हो गए हो, क्लियर है। अब बीच में एक ट्रांजिशन आया था, बीच में क्या है, ट्रांजिशन, जिसे टीनेज बोलते हो, क्लियर है। अब तो तुम्हारा बुढ़ापा चल रहा है, क्लियर है। तो सिंपल सी उसे क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन, उसे क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांजिशन, चलना। तो बेटा कोई भी जब रिएक्शन है, उसमें जब रिएक्टेंट है बेटा, वो किस में कन्वर्ट होता है बेटा, प्रोडक्ट में, तो वो सीधा कन्वर्ट नहीं होता है बेटा, क्लियर है। एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो वो पहले किसी इंटरमीडिएट में जाता है, जिसे बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, क्या बोलते हैं, क्लियर है। रिएक्टेंट पहले ट्रांजिशन स्टेट में जाएगा, फिर प्रोडक्ट में जाएगा, सीधा कभी नहीं जाता बेटा। कोई भी रिएक्शन होती है तो सीधी नहीं कन्वर्ट होती है, एक ट्रांजिशन लेती है, क्या लेती है बेटा, एक ट्रांजिशन, फेज कन्वर्जन लेता है, पूरा का पूरा आती है, एक ट्रांजिस्ट होती है, और पहले सीधा प्रोडक्ट में नहीं जाती। और जो ट्रांजिशन स्टेट होती है, इसकी एनर्जी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से ज्यादा होती है। इसके बारे में अपन डिटेल से स्टडी करेंगे केमिकल काइनेटिक्स में। अभी हमने कहा कि ठीक एक्टिवेशन एनर्जी होती है, एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाने के लिए कहां से जाता है बेटा, ट्रांजिशन स्टेट से जाता है, क्लियर है। और मैंने एग्जांपल बताया, जैसे दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं तो बीच में वो ट्रांजिशन स्टेट है आती है, हमारी बात में सीधा कन्वर्जन है नहीं है। और वो जो ट्रांजिशन स्टेट आती है उसके लिए बेटा क्या होता है कि वो रिएक्टेंट से ज्यादा एनर्जी रखती है, हमें दूध को गर्म करना पड़ता है, दूध को क्या रखना पड़ता है, गर्म, दूध थोड़ा सा गर्म होता है तभी वो आता है, प्रोडक्ट बनता है, क्लियर है। तो ट्रांजिशन स्टेट के लिए बेटा हमें क्या चाहिए होता है, सिंपल सी कहानी है कि हमारा जो रिएक्टेंट है बेटा और जो ट्रांजिशन स्टेट है, इसके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है, इसी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, क्या बोलते हैं बेटा,
एक्टिवेशन एनर्जी। क्या चीज समझ में आई बेटा कि रिएक्टेंट एंड ट्रांजिशन स्टेट के बीच की डिफरेंस को क्या बोलते हैं बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर है? और रिएक्टेंट सीधा प्रोडक्ट में नहीं जाता है, ट्रांजिशन स्टेट से जाता है। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच की एनर्जी डिफरेंस को क्या बोलते हैं? डेल्टा एच रिएक्शन एंथैल्पी चेंज ऑफ है रिएक्शन, जो हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ के आए थे, प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी, वो तो डेल्टा एच आ रहा है। लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी इससे डिफरेंट है, एक्टिवेशन एनर्जी से डिफरेंट है। बोलो कोई दिक्कत है? क्यों? क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में ट्रांजिशन से जाता है और उस ट्रांजिशन स्टेट की जो एनर्जी होती है उसी को क्या बोलते हैं बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी। क्या चीज समझ में आई बेटा? अब इस आरएनएस इक्वेशन को अपन डिटेल से पढ़ेंगे। कहां पे? केमिकल काइनेटिक्स में। अभी मुझे इसकी जरूरत थी, उतना मैंने आपको समझा दिया। अब हमारी जो रिएक्शन होती है बेटा, चलो इसे उतार लो एक बार, जल्दी लिखो बेटा। तुम दोनों टाइम पे क्यों नहीं आती? कौन सा? ये वाला फाटक से आती है ना? कहाँ बंद रहता है? चलो जी, यहां तक समझ में आया बेटा। अब जो बेटा अपनी रिएक्शन कैसी है बेटा? रिवर्सिबल। अपनी रिएक्शन कैसी है? रिवर्सिबल रिएक्शन। अब जो ध्यान से कि अगर अपनी एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और प्रोडक्ट रिएक्टेंट, हमने कहा आगे जाने का रेट कांस्टेंट, के फॉरवर्ड पीछे आने का रेट कांस्टेंट है, के बैकवर्ड। तो जो के फॉरवर्ड होगा बेटा उसके लिए मैंने इक्वेशन लिखी ए की पावर माइनस ई ए फॉरवर्ड अपॉन ए आर टी, और साथ में ए फॉरवर्ड। मतलब क्या हुआ कि अपने पास रिएक्शन है बेटा, हाँ जी, तो आगे रेट कांस्टेंट है तो आरएनएस कांस्टेंट भी अलग अलग हो सकते हैं। ध्यान समझो कि अपने पास एक रिएक्टेंट है जो कि प्रोडक्ट में जा रहा है बेटा, ये क्या है बेटा आपका? ई ए फॉरवर्ड। क्या है बेटा? रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएगा तो इधर से जाना पड़ेगा, और प्रोडक्ट को अगर रिएक्टेंट में आना है तो उसे भी यही से आना पड़ेगा, लेकिन प्रोडक्ट को भी कहां जाना पड़ेगा बेटा? ट्रांजिशन स्टेट में जाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? बैकवर्ड। क्या हो जाएगा? बैकवर्ड। सॉरी, ये बैकवर्ड। बोलो कोई दिक्कत है? भाई पीछे आओगे तो इसको देखो, अगर इसको रिएक्टेंट, क्यों हमारे तो रिवर्सिबल रिएक्शन है तो प्रोडक्ट भी तो रिएक्टेंट में जा सकता है, तो हमें इतनी एनर्जी चाहिए, रिएक्टेंट को जाने के लिए इतनी चाहिए। दोनों के अलग अलग है, दोनों की सेम भी हो सकती है अगर दोनों सेम एनर्जी के हैं तो। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है बेटा? डेल्टा एच। डेल्टा एच क्या है बेटा? ये फॉरवर्ड माइनस है, दोनों का डिफरेंस है। अब वो डिफरेंस पे डिपेंड करता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है। क्लियर है? यहां तक कोई समझ में आया? अगर ये डेल्टा एच पॉजिटिव आया तो हम बोलेंगे एंडोथर्मिक, नेगेटिव आया तो एक्सोथर्मिक। क्लियर है? अब बेटा जैसे ये के फॉरवर्ड है वैसे के बैकवर्ड क्या होगा बेटा? ए बैकवर्ड ई की पावर माइनस ई ए आर टी। अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन में एल एन ले लूं तो क्या आएगा बेटा? एल एन के फॉरवर्ड इक्वल टू एल एन ए फॉरवर्ड माइनस ई ए आर टी। एल एन लिया तो ई की पावर कट गए, नीचे वाला क्या आएगा बेटा? एक सेकेंड, एल एन के इक्वल टू एल एन ऑन आर टी। इसे इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन है। अगर मैं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करूं तो क्या आएगा? एल एन के फॉरवर्ड माइनस एल एन के बैकवर्ड, और उसे हम क्या लिख देंगे? एल एन के फॉरवर्ड बाई बैकवर्ड इक्वल टू एल एन ए फॉरवर्ड अपॉन ए बैकवर्ड। लिख सकता हूं ना? इसको लिखा तो देखो ये आ गया माइनस ई ए फॉरवर्ड अपॉन ए आर टी प्लस ई ए बैकवर्ड अपॉन ए आर टी। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? देखो बेटा के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।
तो ln के इक्विलिब्रियम इक्वल टू ln ए फॉरवर्ड अपॉन ए बैकवर्ड, माइनस कॉमन ले लिया मैंने, माइनस क्या ले लिया बेटा, कॉमन, -1 अपॉन आर टी कॉमन ले लिया, तो क्या आएगा बेटा, ये तो ln के इक्विलिब्रियम क्या आ गया रे, ln ए फॉरवर्ड अपॉन ए माइनस डेल्टा एच अपॉन ए आर टी, इसको डेल्टा एच लिख दिया। अब बेटा देखो अपने साथ क्या है कि जब तक कहा नहीं जाए ना तब तक हम मानते हैं कि आयरनियस कांस्टेंट फॉरवर्ड और बैकवर्ड का क्या है, सेम। तो अगर ए फॉरवर्ड और ए बैकवर्ड सेम है तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो अपना इक्वेशन क्या आ गया बेटा, माइनस डेल्टा एच बाई आर टी। बोलो कोई दिक्कत है इसमें, ये इतना सा समझ में आया। अब नेक्स्ट देखो थोड़ा ध्यान से, अगर मैंने कहा किसी टेम्परेचर T1 पे आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ln के इक्विलिब्रियम K1 क्या आएगा बेटा, माइनस डेल्टा एच अपॉन आर T1, और टेम्परेचर T2 पे ln K2 इक्विलिब्रियम कितना आएगा, दोनों के लिए बेटा मैंने कहा डेल्टा एच के हमने देखा कि डिफरेंस सेम रखा है, क्योंकि डेल्टा एच तो क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है ना, एक्टिवेशन एनर्जी तो सेम ही रहने वाली है ना, क्लियर है। टेम्परेचर तो बदला है, एक रिएक्शन है ना, एक रिएक्शन के दो अलग अलग टेम्परेचर लिए, एक रिएक्शन के दो अलग अलग टेम्परेचर लिए, एक T1 और एक T2, क्लियर है। अगर डेल्टा एच सेम नहीं रहेगा तो दे देगा, क्लियर है। अब बेटा मुझे पता है मैं इसको क्या लिखूंगा, अब वापस से मैंने क्या कर दिया, इसको इक्वेशन कितना बन दिया, 1 2 बोल दिया था ना, तो ये 3 और ये 4। अगर मैं 4 में से 3 को माइनस करूं, मतलब 4 में से क्या करूं बेटा, तो ln K2 इक्विलिब्रियम अपॉन ये रेट कांस्टेंट इक्विलिब्रियम है, ठीक है, बड़ा लिख देते हैं एक सेकंड, ln K2 इक्विलिब्रियम अपॉन इक्विलिब्रियम। अब बेटा इसको माइनस किया था तो क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा एच अपॉन आर T1 प्लस डेल्टा एच अपॉन आर, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, आर T2 माइनस T1, तो क्या बन गया बेटा, ln K2 इक्विलिब्रियम अपॉन इक्वल टू, माइनस कॉमन ले ले, माइनस डेल्टा एच अपॉन आर, 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1। ln को लॉग में भी लिख सकते हैं, लॉग में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे 2, तो क्या आ जाएगा, लॉग K2 इक्विलिब्रियम है बेटा ये, अपॉन K1 इक्विलिब्रियम इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1। ऐसा ही फॉर्मूला तुम्हारा काइनेटिक्स में आएगा, किसमें आएगा, लेकिन वो रेट कांस्टेंट क्या है, यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी होगी, वो सिर्फ फॉरवर्ड के लिए है, किसके लिए है, फॉरवर्ड के लिए, ये इक्विलिब्रियम के लिए। देखो इक्विलिब्रियम और काइनेटिक्स में भी तुम पढ़ोगे तो वहां रेट कांस्टेंट का आएगा, इसलिए मैंने इक्यू लिखा है, सेम फॉर्मूला है, यहाँ ये कर देना, दो रेट कांस्टेंट का आ जाएगा, सेम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए, सेम किसके लिए, इक्विलिब्रियम को। ये बेटा आपका मैथमेटिकल डेरिवेशन है, क्या है बेटा, इसका जब न्यूमेरिकल आएगा तो फॉरवर्ड की एक्टिवेशन बैकवर्ड की एक्टिवेशन देगा तो डेल्टा एच निकाल दोगे, डेल्टा एच यहाँ रख दोगे, T2 माइनस है T1 दे देगा, K1 दे देगा, K2 पूछ लेगा, इन दोनों का रेशियो दे देगा, ये दे देगा, ये पूछ लेगा, ये पूछ लेगा, कुछ भी पूछे तो इसे याद करना बहुत बड़ी बात है नहीं है, क्योंकि जो आप काइनेटिक्स में याद करोगे तो यहाँ अपने आप याद हो ही जाएगा। अब देखो बेटा कि सर हमने जो कल पढ़ा था वो यहाँ आना भी चाहिए। अगर मैं केस फर्स्ट लू, समझो ध्यान से, केस फर्स्ट क्या है कि टेम्परेचर T1 है वो ग्रेटर देन है T2 से, इसका मतलब क्या हुआ, 1 अपॉन T2 बेटा बड़ा है 1 अपॉन T1 से, 1 अपॉन T2 किससे बड़ा है, 1 T1 से, और 1 अपॉन T2 1 अपॉन T1 से बड़ा है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, और ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, log K2 बाई K1 किसके इक्वल है बेटा,
नेगेटिव के। और ये नेगेटिव कब है, लॉग नेगेटिव कब आता है, जब लॉग के अंदर रखी हुई वैल्यू क्या होती है बेटा, एक से। इसका मतलब K2 क्या है बेटा, K1 से छोटा है। और K2 K1 से छोटा मतलब K2 लेस देन K1, यही हुआ। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटा मतलब, क्योंकि यहाँ तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब क्या, प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन घटी है, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन है घटी है। दोबारा सर एक काम करो, पहले इतना लिख लो फिर एक साथ समझाता हूँ, वरना कंफ्यूज हो रहे हो तुम, काफी देर हो गई ना, एक बार इसे लिख लो, फिर मैं एक बार सारे केस एक साथ लेता हूँ, ठीक है। तुम लिख लो पूरे को, कहाँ से है पहले एक साथ लिख लो, फिर एक साथ समझाता हूँ। तो लिखो इसे फटाफट लिखो, स्पीड लिख। देखो अब अपन पहले एक आराम समझते हैं, हमने कहा एक रिएक्शन है हमारी एंडोथर्मिक, क्या है बेटा, एंडोथर्मिक है, तो मतलब रिएक्टेंट एनर्जी एब्जॉर्ब करके किस में जाता है बेटा, प्रोडक्ट में। क्लियर है। मुझे पता है कि मेरा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, के इक्विलिब्रियम, वो क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन है, और मुझे पता है कि log K2 इक्विलिब्रियम अपॉन K1 इक्विलिब्रियम इक्वल है माइनस डेल्टा H अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1। मैंने केस फर्स्ट लिया कि मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, क्या किया बेटा, टेम्परेचर इंक्रीज किया, और टेम्परेचर इंक्रीज किया तो T2 ग्रेटर देन T1 से, तो इसका मतलब 1 अपॉन T2 क्या है बेटा, लेस देन 1 अपॉन इस केस में मतलब ये वाली टर्म कैसी होगी बेटा, नेगेटिव, ये वाली टर्म नेगेटिव, बाहर पहले से ही नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। इसका मतलब log K2 अपॉन K1 क्या आ रहा है बेटा, पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव कब आ सकता है बेटा, जब ये वाली टर्म क्या हो बेटा, K2 अपॉन K1 क्या हो बेटा, एक से बड़ी हो। log के अंदर एक से बड़ी चीज आती है तो पॉजिटिव वैल्यू आती है, क्या आती है, इसका मतलब K2 बड़ा है किससे बेटा, K1 से, क्योंकि हमें यहां से पता लग रहा है ये वाली वैल्यू क्या है बेटा, 1 से बड़ी। ये तभी पॉसिबल है जब बेटा आपका K2 क्या हो बेटा, ग्रेटर देन K1 1 हो। अब हमें K2 ग्रेटर देन K1 पता लग गया, K2 बड़ा है K1 से, और K2 क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और यहाँ डिपेंडेंट है, मतलब कंसंट्रेशन डिपेंडेंट तो नहीं है, लेकिन रेशियो तो मतलब K2 बड़ा कब हो सकता है, अगर K2 बड़ा है इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तभी तो K2 बड़ा है। कंसंट्रेशन डिपेंडेंट तो नहीं है, लेकिन अब इधर अगर ये वाली वैल्यू बड़ी है तो इससे भी तो बड़ा होना पड़ेगा ना, और मैं कहता हूँ K2 बड़ा है, इसका मतलब K2 बड़ा है मतलब प्रोडक्ट की हाँ, तो K1 किसी और टाइम पे था, K2 किसी और टाइम पे, क्योंकि टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो नई वैल्यू है ना। अब मैं कह रहा हूँ कि रिएक्शन भी तो आगे पीछे चली जाएगी ना, मैंने कहा K2 बड़ा है किससे, K1 से। इसका मतलब क्या है कि अगर ये वाली वैल्यू बड़ा होगी तो क्या ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, इसका मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या होगी बेटा, फॉरवर्ड। भाई प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा कब हो सकती है, जब डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या हो। भाई हमें कह रहा है कि K2 है वो बड़ा है K1 से, यहां से प्रूफ हो गया कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो K2 क्या होगा, K1 से बड़ा, मतलब नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहले वाले से क्या आएगा बेटा, ज्यादा। और नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर पहले वाले से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट तो है, मतलब नई प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पुराने वाले से क्या है बेटा, ज्यादा, ज्यादा है। और ज्यादा कब हो सकते है, जब डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या हो बेटा, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या होगी बेटा, ये तरीका है। मैं सीधा ही बता सकता हूँ, टेम्परेचर ज्यादा है, एनर्जी बढ़ी, एनर्जी घटने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड गई। ये तो कंसेप्ट है ना। अब इसे न्यूमेरिकल करना है, हमें क्या करना है, नहीं न्यूमेरिकल तो इससे ही होगी ना, डाटा रख के, है ना, डाटा देगा तो यूज करने, बाकी से कुछ यूज होंगे। अब आपको कहोगे सर अगर वो मुझसे पूछे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बड़ा कि छोटा, तो मैं कैसे बताऊंगा, वो तो यही बताएगा ना, नहीं वो भी हम उसी से बता देंगे। देखो बाकी सब चीजों में अगर मैंने कहा प्रेशर बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड गया, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड गया, वहां ये कहना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम रहेगा। अगर मैंने प्रेशर बढ़ाई तो इक्विलिब्रियम कहां गया, फॉरवर्ड गया या बैकवर्ड गया।
आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदलना मत, क्योंकि प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, सॉरी ये इनर्ट गैस, इन पे कोई टेम्परेचर नहीं, इनको छोड़ के मैंने टेम्परेचर छोड़ के बाकी से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदलता तो है नहीं, इसी में बदलता है। तो अगर मैं तुम्हें कहूं कि बेटा टेम्परेचर इंक्रीज किया, आप रोए एनर्जी इंक्रीज हुई, एनर्जी इंक्रीज हुई तो रिएक्शन उसे घटाएगी, घटाएगी तो आगे जाना एंडो, आगे जाना पीछे आना एक्सो। तो अगर एनर्जी बढ़ गई तो इसे घटाने के लिए कहां जाएगी? फॉरवर्ड। तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या होगी बेटा? और अगर डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड होगी तो हमें पता है यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी तो बदलेगा, इसका मतलब प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ज्यादा, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ज्यादा मतलब नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहले वाले से को जुड़ता अपने भी। आई बात में? अगर मैंने कहा टेम्परेचर घटाया, एनर्जी घट गई, एनर्जी घट गई तो डायरेक्शन क्या होगी बेटा? बैकवर्ड। और एनर्जी घट गई मतलब बैकवर्ड, और मतलब प्रोबेबिलिटी कंसंट्रेशन कम होगी, मतलब K2 क्या है? K1 से छोटा है। तो इतना काम करने की जरूरत नहीं, हम तो सीधा ही कर सकते हैं। अगर मुझसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा कि टेम्परेचर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ा, बड़ा है कि छोटा, बता दूंगा। अगर मुझसे कहा कि प्रेशर बढ़ाने पर डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या, मैं बता दूंगा। लेकिन मुझसे पूछा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बड़ा कि छोटा, मैंने कहा ना वही रहेगा। प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन, इनर्ट गैस, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदलने वाला सिर्फ टेम्परेचर गैस में डायरेक्शन भी बदलेगी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बदलेगा। इसके अलावा ये भाई साहब कहीं नहीं बदलता। बाकी में सिर्फ डायरेक्शन बतानी है। क्या बतानी है? डायरेक्शन बदलने से आप कंसंट्रेशन बता देना, मोल बता देना, सब बता देना। यहाँ पे रिएक्शन आगे जाएगी तो यहाँ तो मोल वोल यहाँ पर भी बदलेंगे, कंसंट्रेशन यहाँ पर भी बदलेगी, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बदलेगा, बाकी जगह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम रहने वाला है। क्या ये बात समझ में आई बेटा सबको? देखो इतना सब करने की जरूरत है, हम सीधा ही कर सकते हैं ना। समझ में आ गया सबको? छापा मारो बेटा। इसलिए ट्रिक वाला काम आसान है कंसेप्ट से, इतना करने के बाद में तो वही है और वो एक लाइन में बता देता है, और इसमें गलती होने के चांस और ज्यादा है माइनस प्लस करने में। चोर उच्चकों को सारी गलियां पता होती है बेटा, शरीफ आदमी को नहीं पता होती। चलो जी, तो बच्चों चोर उच्चक के हो, कुछ भी कर सकते हो। अब थोड़ा ध्यान से नेक्स्ट लिखो बेटा, गिव्स फंक्शन। नेक्स्ट लो बेटा गिव्स फंक्शन। अब थोड़ा गिव्स फंक्शन क्या होता है ध्यान समझो। डेल्टा जी किसके इक्वल है बेटा? डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। जो बेटा एल एन क्यू होता है, क्यू क्या है बेटा? अपना रिएक्शन क्यूसेंट है भाई। अब कंसंट्रेशन टर्म में सी होगा, गैसियस रिएक्शन के लिए क्यूपी होगा, क्लियर है? मोल फ्रैक्शन के लिए क्यूएक्स हो जाएगा। और अगर किसी रिएक्शन में प्रेशर और कंसंट्रेशन दोनों है तो उसे क्यूपीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आप प्रेशर और कंसंट्रेशन दोनों यूज कर सकते हो। जैसे कि Zn2 प्लस रिएक्ट करता है बेटा H2 गैस से और फॉर्म करता है बेटा Zn, सॉरी गलती जैसे रिएक्शन होती नहीं है, Zn सॉलिड है वो रिएक्ट करता है बेटा 2H प्लस गैस से, फॉर्म करता है Zn2 प्लस और H2 गैस। तो अगर आप इसके लिए रिएक्शन क्यूसेंट लिखोगे तो क्या लिखोगे बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस अपॉन जिंक सॉलिड, तो हटा ही दोगे, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर। अब ध्यान से ध्यान से, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? क्यू। हाँ जो बड़ा ध्यान से, इन दोनों की तो कंसंट्रेशन, गैस की प्रेशर होता है, प्रेशर सिर्फ किसका होता है? गैस का। अच्छा दोनों का कंसंट्रेशन, एक का कंसंट्रेशन ले लो, एक का प्रेशर ले लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर डिफाइन इस तरह से होगा ना क्यूपीसी, वरना क्यूपीसी डिफाइन ही नहीं है, तो फिर क्यूपी हो जाएगा, फिर तो नाम ही क्यूपी हो जाएगा, उसका डिस्कशन क्या है। हाँ तो कोई प्रॉब्लम, तब भी क्यूपीसी नाम होगा। अगर एक कंसंट्रेशन टर्म एक प्रेशर टर्म आई तो नाम क्या हो जाएगा? क्यूपीसी। क्यूपीसी मतलब प्रेशर कंसंट्रेशन दोनों आ रही हो फॉर्मूले में। इसी तरह से क्यू, जैसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ते हैं ना, तो एक केपीसी भी हो जाएगा। तो फर्क कुछ नहीं पढ़ना, यूनिट कन्वर्जन, यूनिट से पता लग जाएगा हमें, क्या टेंशन है, क्या लिया हुआ है, क्यों रोते हो? प्रेशर अगर इस फॉर्मूले में अगर कंसंट्रेशन लिए तो इसकी यूनिट में प्रेशर की यूनिट आएगी, कहीं को टेंशन है? वो हमारी टेंशन नहीं है कि क्या देना है क्या नहीं देना, वो गिवन आ जाएगा। इसे लिख लेना साइड में, कहीं कंफ्यूजन ना करे तुम्हें ना। सेम कहानी इक्विलिब्रियम पे ये बोल देंगे, क्लियर है? ये तुम्हें दिक्कत कब करता है? जब अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते तो वहां आता है हाइड्रोजन, तो वहां प्रेशर देता है, वो क्या करता है?
प्रेशर। अभी तक तुमने रिएक्शन देखी, या तो गैस दे रहा है या फिर कंसंट्रेशन दे रहा है। क्लियर है? वो बीच में ये नौटंकी करके रहता है। क्लियर है? वहां पे रिएक्शन है अपनी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाली, तो वहां दिक्कत होती है। अगर प्रेशर कंसंट्रेशन देगा तो उन दोनों का मिक्स ले लो। अरे रेशियो ही तो है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की, तो कंसंट्रेशन के साथ एक प्रेशर ले लो, क्या दिक्कत है? तो यूनिट ऐसी आ जाएगी, मोल एटीएम, और नीचे वो मोल पर लीटर वाले हिसाब से यूनिट से पता लग जाएगा ना। आपको क्या टेंशन है कि क्या दिया? हाँ तो भी यूनिट आ जाएगी ना, तो उसका एटीएम आ जाएगा, नीचे में एटीएम मोल पर लीटर आ जाएगी। आगे बस तुम्हें क्या टेंशन है, वो तो यूनिट से पता लगता है ना। क्लियर कर दो। अब जो बेटा ध्यान से, तो क्यों तो कुछ भी हो सकता है। अब बेटा देखो ध्यान से, हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम पे ये डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड गिब्सन एनर्जी है। क्या है बेटा? और एट इक्विलिब्रियम पे कौन जीरो होता है बेटा? डेल्टा जी जीरो होता है, डेल्टा जी नॉट जीरो नहीं होता है। अब डेल्टा जी नॉट कंडीशन नहीं है ना, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। बेटा हमारी जो थर्मोडायनेमिक इक्वेशन उसमें डेल्टा जी था, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी जीरो नहीं थी, स्टैंडर्ड एंट्रोपी जीरो नहीं थी यूनिवर्स की। यूनिवर्स की एंट्रोपी जीरो थी, यूनिवर्स की क्या थी जी? एंट्रोपी। स्पॉन्टेनियस के लिए स्टैंडर्ड एक फिक्स टेम्परेचर पे होता है। क्लियर है? वो स्टैंडर्ड कंडीशन हो गई। अगर वो स्टैंडर्ड पे इक्विलिब्रियम में, तो फिर डेल्टा जीरो जीरो हो जाएगा। हाँ तब जीरो हो जाए। स्टैंडर्ड पे इक्विलिब्रियम, स्टैंडर्ड तो कंडीशन है ना, वो आएंगी नहीं ना दोनों चीजें सेम। एसटीपी नहीं बेटा, स्टैंडर्ड कंडीशन होती है 1 एटीएम और 25 डिग्री सेल्सियस। स्टैंडर्ड आप जो पढ़ते हो ना, ई नोट, इसको स्टैंडर्ड माना हुआ, ये रूम टेम्परेचर। क्या बेटा? रूम। अब ये जीरो है कि नहीं, इससे इक्विलिब्रियम डिफाइन नहीं है। तुम ये क्यों कहते हो कि सर ये हो गया, तो मैं कह रहा हूँ डिफाइन ही नहीं है इससे इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम डिफाइन है डेल्टा जी जीरो। अब ये है नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं इससे, है तो है, मैं इसे कुछ कहूंगा नहीं। मुझसे पूछा है क्या, मैं मुझे नहीं पता। कहोगे डेल्टा जी जीरो में, कहूंगा इक्विलिब्रियम है। डेल्टा जी जीरो में क्या कहूंगा? किसे डेल्टा जी नॉट जीरो है, मैं मुझे नहीं पता भाई, तुम अपना देख लो। नहीं इक्विलिब्रियम पे फर्क तो पड़ेगा ही नहीं, पर इक्विलिब्रियम है कि नहीं ये नहीं पता चलता ना। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी जीरो है। कौन जीरो है? अब डेल्टा जी नोट से मुझे इक्विलिब्रियम का नहीं पता लगता ना, कि मुझे कहा डेल्टा जी नोट जीरो है, मुझे नहीं पता इक्विलिब्रियम है कि नहीं है। मुझे नहीं पता इक्विलिब्रियम है कि नहीं है, लेकिन डेल्टा जी जीरो है तो पता इक्विलिब्रियम है। रिएक्शन किस में है? इक्विलिब्रियम में। आ रही बात समझ में? ये हमारी कंडीशन है जो हमने पढ़ के आए, क्योंकि हमने वहां डेल्टा जी को जीरो रखा था। डेल्टा जी जी नोट जीरो है कि नहीं मुझे नहीं पता भाई साहब, अपना देख लो। हाँ इक्विलिब्रियम में पढ़ता है, रिएक्शन में आता है, फॉर्मूले में है, कोई दिक्कत ही नहीं। पर इसकी जीरो वैल्यू से हमें कुछ नहीं पता लगता भाई। वैल्यू से तो इफेक्ट तो पड़ेगा ही ना, क्या आ रहा है, लेकिन जीरो वैल्यू हमें कोई इफेक्ट है, दिमाग में रख लो, क्योंकि बहुत बार आता है कि एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी नोट जीरो, बच्चा कहता है टिक जीरो, है ना। डेल्टा जी नोट जीरो से मुझे कोई लेना देना नहीं, डेल्टा जी जीरो है मेरा, और डेल्टा जी जीरो है तो मैं क्या लिखूंगा? जीरो इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन, और इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन क्वेश्चन को क्या बोलते हैं? ध्यान रहे, तो डेल्टा जी नोट किसके इक्वल है बेटा? बोलो कोई दिक्कत है? ये आपका डेल्टा जी नोट है, ये क्या है बेटा आपका? अब वो आपसे क्या करता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू देता है और डेल्टा जी नोट पूछता है। क्लियर है? डेल्टा जी नोट देता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछता है। टेम्परेचर देगा ना, क्यों नहीं देगा? हाँ पर अब देखो सिंपल से कहना, स्टैंडर्ड का 298 ले ही सकते, कोई दिक्कत है नहीं है, लेकिन वो स्टैंडर्ड कंडीशन बदल सकता है अपने हिसाब से। आ रही समझ में? कांस्टेंट है ना बटा स्टैंडर्ड है, लेकिन वो स्टैंडर्ड अपने हिसाब से बदली जा सकती है ना। हमारा हमने स्टैंडर्ड वो तो मान रखा है, वो अपना स्टैंडर्ड भी तो यूज कर सकता है ना। तो हम हाँ एजम्पशन लगा सकता है, मैं क्या ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, तो अपने को फिक्स बनना नहीं चलना। वो पूछेगा नहीं आपसे, क्योंकि लॉग में क्वेश्चन होता है, वो आपसे सिर्फ फॉर्मूला पूछेगा। क्या पूछेगा? आपको चमकता है कि नहीं चिपकता। वो कहता है एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। ये कब है? जब इक्विलिब्रियम में है, तभी तो डेल्टा जी जीरो हुआ, उसी वक्त ये इक्वेशन डिफाइन है, बाकी टाइम ये डिफाइन ही। तो इक्विलिब्रियम पे वो पूछता है डेल्टा जी नॉट किसके बराबर है? क्या इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी इसके बराबर है क्या? नहीं, इक्विलिब्रियम पे तो डेल्टा जी जीरो है और डेल्टा जी नॉट है इसके बराबर है।
यहाँ क्यों नहीं लिख के के लिखा है? क्योंकि इक्विलिब्रियम है। क्या है बेटा? इक्विलिब्रियम नहीं है तो ये डिफाइन ही नहीं है। अब इससे फॉर्मूले पूछ लेता है। देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी माइनस आर टी इक्वल टू एल एन के इक्विलिब्रियम। तो यहां से के इक्विलिब्रियम को अगर मैं एंटी लॉग लूंगा तो क्या आएगा? ई की पावर माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन ए आर टी। बोलो कोई दिक्कत है? आपसे वो पूछेगा इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला, ये पूछ सकता है। या फिर मुझे पता है बेटा माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी इंटू 2.303 क्या हो जाएगा? लॉग के इक्विलिब्रियम। एल को लॉग में कन्वर्ट कर लिया और के इक्विलिब्रियम किसके इक्वल आएगा बेटा? 10 की पावर माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन ए। मतलब वो हमसे क्या चाह रहा है? फॉर्मूले चाहता है। यहाँ से क्या चाहता है? हम इसे सोल्व तो कर नहीं पाते। हाँ अगर इस तरह से कट कटा के आया कि एकदम इंटीजर में आ रहा है तो सोल्व कर देना। आगे बात में हमसे वो फंसाने वाली बात है नहीं करता, सीधा सीधा क्वेश्चन है। आपके मॉड्यूल में भी आपने देखे होंगे क्वेश्चन है, थर्मोडायनेमिक्स वाले में भी थे। क्लियर है? हाँ सीधे सीधे क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन है, देख लेना। वो स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया और डेल्टा जी जीरो क्या हो गया? इक्विलिब्रियम। और हम तो चैप्टर इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं तो मान लो सिर्फ डेल्टा जी और जीरो वाली कंडीशन है, उस कंडीशन में इस तरह से डिफाइन है। इसे उतार लिया बेटा। अब तो बेटा ध्यान से, मुझे पता है कि बेटा जो अपना डेल्टा जी होता है वो इक्वल होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के। थर्मोडायनेमिक्स फंक्शन है, गिव्स फ्री इक्वेशन। अब ये तो डेल्टा जी है, अगर मैं इसको स्टैंडर्ड लूं तो क्या आएगा? डेल्टा जी नॉट इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा। स्टैंडर्ड कंडीशन है और स्टैंडर्ड कंडीशन एट इक्विलिब्रियम, एट जब इक्विलिब्रियम है उसी वक्त आपको पता है डेल्टा जी नॉट किसके इक्वल है? माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। तो मैं पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा? माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम इक्वल टू डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एच नोट। आर टी से डिवाइड कर दो माइनस से तो एल एन के इक्विलिब्रियम क्या आएगा? माइनस आर टी प्लस डेल्टा एस नोट अपॉन आर। ये एल एन में और लॉग के इक्विलिब्रियम क्या आएगा? माइनस डेल्टा एच नॉट यहां तक सबको समझा? अब हमने एक ग्राफ बनाना है। हमने क्या बनाना है कि ग्राफ। ग्राफ है बेटा आपका लॉग के इक्विलिब्रियम, किसमें है बेटा? वाई एक्सिस पे ये लिया है और एक्स एक्सिस पे आपका टेम्परेचर है। क्या है बेटा? टेम्परेचर। तो देखो ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखो तो ये हो गया, सॉरी टेम्परेचर नहीं, 1/T। टेम्परेचर में तो अजीब बन जाएगा, 1 टेम्परेचर, 1 टेम्परेचर। तो देखो बेटा ध्यान से, इसको मैं ऐसे लिख दूं, लॉग के इक्विलिब्रियम इक्वल टू डेल्टा एस नोट अपॉन 2.303 आर माइनस डेल्टा एच नोट अपॉन 2.303 आर इंटू 1 टी। अब देखो ध्यान से, इक्वेशन तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की है, देख लो। ये x हो गया, ये y हो गया, ये c हो गया, ये स्लोप है। अब ये कंडीशन है, क्या है बेटा? कंडीशन। पहली कंडीशन है इफ डेल्टा एस नॉट ग्रेटर देन जीरो। डेल्टा एस नॉट क्या है? अगर डेल्टा एस नॉट ग्रेटर देन जीरो मतलब एंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो है तो इंटरसेप्ट कैसा आएगा? पॉजिटिव। मतलब ग्राफ कहीं यहीं से कहीं से शुरू होगा। अब उसमें भी ध्यान से, रुको रुको, डेल्टा एच नॉट पे भी डिपेंडेंट है। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, रिएक्शन कैसी है? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में डेल्टा एच कैसा आएगा? पॉजिटिव। अगर आप यहाँ पॉजिटिव रखोगे तो ऑल ओवर स्लोप कैसा आएगा? नेगेटिव। तो ग्राफ कैसा आएगा बेटा? ऐसा। ये किसके लिए है बेटा? जब डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो है, एंडोथर्मिक के लिए। किसके लिए आएगा? एंडोथर्मिक के लिए। बोलो कोई दिक्कत है? तो एंडोथर्मिक के लिए लॉग इक्विलिब्रियम ग्राफ ऐसा आएगा। अगर बेटा मेरा एक्सोथर्मिक होता
तो डेल्टा एच कैसा होता, और यहाँ नेगेटिव आता तो ये क्या हो जाता, पॉजिटिव। तो ग्राफ कैसा आता, ये कब आता, जब डेल्टा एच लेस देन जीरो, मतलब एक्सोथर्मिक, किसके लिए, एक्सोथर्मिक के लिए। ये ध्यान रखना, मैं लिख नहीं रहा हूं ना। अगर डेल्टा एच जीरो हो जाता तो स्लोप जीरो। अब क्या आता कि रिएक्शन में कि अगर डेल्टा एच जीरो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका होता है इंडिपेंडेंट टू टेम्परेचर। क्वेश्चन आता कि कब, इंडिपेंडेंट टू टेम्परेचर, और किसके इक्वल है, डेल्टा टी। सेम कहानी, इफ डेल्टा एस नॉट इज लेस देन ए, अगर ये लेस देन जीरो है तो इंटरसेप्ट क्या आता, नेगेटिव। बाकी तीनों ग्राफ वैसे के वैसे होते हैं, क्योंकि स्लोप वाला तो सेम ही चलता। ये डेल्टा एस लेस देन जीरो का, ये डेल्टा एच इक्वल टू जीरो का, मोर देन जीरो का। बोलो कोई दिक्कत है इसमें, छापा मारो बेटा। इससे न्यूमेरिकल नहीं आते बेटा ना, सिर्फ ग्राफिकल क्वेश्चन क्या आते हैं, ग्राफिकल। हाँ बेटा, इसमें इंटरसेप्ट, बाकी वो इंटरसेप्ट नेगेटिव है ना, डेल्टा एस नेगेटिव रखा है, नीचे से शुरू हो जाएगा, इंटरसेप्ट नेगेटिव हो जाएगा ना। जो बेटा ध्यान से, अभी हमने पढ़ा था बेटा कि जो लॉग, ध्यान से, के इक्विलिब्रियम था बेटा, क्या था बेटा, के इक्विलिब्रियम क्या है, के फॉरवर्ड अपॉन है, के बैकवर्ड इक्वल टू क्या आएगा, लॉग ए फॉरवर्ड अपॉन है, ए बैकवर्ड माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर टी। लॉग में लोगे तो 2.303, वरना एलन में लोगे तो नहीं आएगा, ये आएगा। वो तो के फॉरवर्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही तो है, वो तो दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रेशियो पर है। और अभी हमने पढ़ा कि जो लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो किसके इक्वल है बेटा, डेल्टा एस नॉट अपॉन है 2.303 आर माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन। क्लियर, अगर यहाँ पर भी मैं स्टैंडर्ड लूं तो दोनों को कंपेयर किया जा सकता है, दोनों क्या कर सकते हैं, कंपेयर। और अगर मैं दोनों कंपेयर करूं तो मेरे पास लॉग, बाकी तो सब सेम है, किसके इक्वल आएगा, डेल एस नोट अपॉन ए। एक बार जेई में क्वेश्चन आया था, उन्होंने क्या किया कि आरएनएस कांस्टेंट फॉरवर्ड और बैकवर्ड का दिया था और एंट्रोपी पूछी थी, है बात में। तो दोनों का स्लोप क्या है, सॉरी इंटरसेप्ट क्या है, सेम। बस ये रिलेशन पूछा था, बाकी कुछ नहीं पूछा था, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल कुछ नहीं पूछा। ये उतारो और हेडिंग लगाओ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। क्या करें बेटा, क्वेश्चन नहीं थे बेटा, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम नाम से क्वेश्चन नहीं होते ना, पर ये आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ोगे ही, ठीक है, तो अभी पढ़ लो। बस थोड़ा सा टॉपिक बचा, फटाफट स्पीड लिख। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ बेटा साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। बस साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बेटा, ध्यान से, कि मतलब मतलब दो इक्विलिब्रियम एक साथ अचीव हो रहे हो। जो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम की खासियत क्या होती है, दो अलग अलग रिएक्शंस होंगी, लेकिन उनमें कम से कम एक क्या होगा बेटा, एलिमेंट कॉमन होगा। जैसे मैंने कहा कि बेटा एक ए सॉलिड है जो कि किस में टूटता है बेटा, बी गैस प्लस सी गैस में टूटता है। इसका केपी हमने कहा 36 है, कितना है बेटा, 36। एक दूसरी रिएक्शन है बेटा, डी सॉलिड है जो कि टूटता है बेटा बी गैस प्लस ई गैस में। इसका जो केपी है वो 64 है। दोनों रिएक्शन अलग अलग कंटेनर में हो रही है, अलग अलग कंटेनर में हो रही है। तो मुझे पता है इसका प्रेशर क्या लिखूंगा बेटा मैं, P1 P1, और इसका P2 अलग अलग कंटेनर में हो रही है अभी दोनों, ये अलग कंटेनर में हो रही है, अलग कंटेनर में। तो यहाँ पे जो केपी होगा 36 वो किसके इक्वल आएगा बेटा, P1 स्क्वायर का आएगा। तो P1 कितना आ जाएगा बेटा, 6। मतलब बी का भी पार्शियल प्रेशर 6, सी का भी 6, क्योंकि वो तो सॉलिड है, उसको तो इग्नोर करो। क्लियर, मैंने कहा इनिशियली सही नहीं, शुरुआत से जीरो से था, किसी इक्विलिब्रियम पे दोनों का P1 है, दोनों का क्या है, P1 P1।
यहाँ पे बेटा दोनों का P2 है, तो कितना लिखूंगा बेटा 64 इक्वल टू P2 स्क्वायर, तो P2 कितना आएगा बेटा 8। ये तब है जब दोनों अलग अलग कंटेनर में थे। किसमें थे बेटा? हमने क्या किया, दोनों को एक ही कंटेनर में डाल दिया। तो आपको पता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर के अलावा किसी के बाप पे डरता, किसी बाप से डरता वरता नहीं है, सेम वही रहना है। क्लियर है? अपने को फर्क वरक है नहीं पड़ता, कोई आ जाए, बस टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए, मिक्स कर दे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो वही रहना है। लेकिन अब जैसे ऊपर वाली रिएक्शन टूटेगी, तो मैंने कहा इसने एक्स बनाया और इसने एक्स बनाया, सेम ही तो बनेंगे दोनों। और ये जब टूटी तो इसने कितना बनाया, वाई और ए। अब दोनों एक ही कंटेनर में, किसमें बेटा? तो इसलिए दोनों को साइमल्टेनियस एक ही कंटेनर में एक साथ इक्विलिब्रियम ला रहे। अब ए है, उसे तो पता ही नहीं ना, उसको जब थोड़ी देर बाद में जैसे घूम के देखा, अच्छा मैंने इतना सारा बी बना दिया, उसे ये थोड़ी पता लग भाई जैसे टूट रहे हैं, तो ये भाई जब टूट रहे तो दोनों ऊपर बी और डी दिख रहा है, तो उसको क्या दिखेगा, ये पूछेगा थोड़ी कि मेरा, इससे क्या लिखेगा, मैंने कितना सारा बी बना दिया, मैंने कितना सारा बी। क्या यही गलती फीलिंग बेटा डी को आएगी कि नहीं आएगी? यार मैंने बी कितना बना दिया, मतलब जब ये अपने यहाँ पे हिसाब करने बैठेगा तो कहेगा सी तो मैंने एक्स बनाया, लेकिन बी मैंने एक्स प्लस ए वाई बनाया। वैसे तो पूरा ऊपर एक ही कंटेनर में, इसे लगेगा यार मैं इतना, मतलब इतना ताकतवर, इतना भी बना दिया मैंने। तो इसको जब ये पूछेगा तो कि मैंने क्या बना दिया बेटा, एक्स प्लस ए वाई बना दिया। हमारी बात में ये वाला, हाँ और ये वाला डी को लग रहा है, सही एकदम परफेक्ट है। हाँ हाँ, तो वह लग रहा है क्या हो रहा है बेटा, कि ये इसको क्या लग रहा है बेटा, एक्स प्लस वाई और एक्स, और इसको क्या लग रहा है, एक्स प्लस वाई और ए वाई। अब सिंपल सी कहानी है, जब इसको अपना इसने कहा कि भाई इक्विलिब्रियम बताओ, तो ये अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या लिखेगा 30, और ये क्या बताएगा, हाँ प्रेशर लिखे, यही लिखेगा। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछता है कि पहले तो वो हमें एक्स वाई की वैल्यू पूछ लेता है, कई बार हमें पूछ लेता है कि एक्स और वाई का रेशियो निकालो, तो रेशियो निकालने के लिए दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड है। अब हमें वो एक्स और वाई की वैल्यू पूछ ले, तो आप दोनों रिएक्शन को जोड़ दो, जैसे दोनों रिएक्शन को जोड़ोगे, इक्वेशन फर्स्ट सोल्व करना है तो इन दोनों को सोल्व करना है, फर्स्ट प्लस सेकंड को जोड़ दो, जैसे जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 100, एक्स प्लस वाई का वही बनेगा, दिखे सबको, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो एक्स प्लस वाई कितना आ गया 10 आ गया। अगर एक्स प्लस वाई 10 आ गया, पहले इक्वेशन में एक्स प्लस वाई रखो, एक्स कितना आया 3.6, दूसरी इक्वेशन में 10 रखो, वाई कितना आएगा। तो देखो बेटा इन दोनों ने जब अकेले थे तब इसने कितना तोड़ा था 6, इसने कितना तोड़ा था 8, लेकिन साथ में होने से गलत फीलिंग हो रही है, क्या हो रही है बेटा, गलत फहमी हो रही है, और गलत फहमी वहम में जी रहे हैं, इसको लग रहा है मैं तो बहुत सारा तोड़ रहा हूं, लेकिन रियलिटी में इसने पहले से कम तोड़ा है कि नहीं तोड़ा, तोड़ा है। क्या इसने भी पहले से कम तोड़ा है कि नहीं तोड़ा, सर तोड़ा है। क्या बी पहले से ज्यादा बना है क्या, हाँ बी पहले से ज्यादा, बी अब 10 बन गया, पहले कि अकेले में 6 बनता, इसके अकेले में 8 बनता, लेकिन दोनों को अकेले अकेले करता तो 14 बन रहा था, अब कितना बन रहा है 10, अकेले अकेले तोड़ता तो कितना बनता बेटा 14, और साथ में कितना बन रहा है 10, तो गलत फीलिंग है कि नहीं है। अब देखो एक्स सी भी कम बन रहा है, मतलब क्या हो गया कि साइमल्टेनियस करवाने पर डिसोसिएशन कम होता है, क्यों, गलत फहमी की वजह से, वैसे लगता है मैंने तो कितना सारा बना दिया, जबकि रियलिटी में इसने बनाया नहीं था। अब साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम कब लगाओगे समझ में आ गया, एक तो कॉमन होना चाहिए तभी तो गलत फहमी होगी, वरना गलत फहमी होगी नहीं। अब हमें एक्स वाई का रेशियो पूछे तो सीधा डिवाइड कर दो, इससे हमें सी की कंसेंट्रेशन पूछे, ई की पूछे, बी की पूछे, से बता सकते हो, यही साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है। आगे समझ में, छापो बेटा इसे, क्या बेटा 3.6 एक्स प्लस वाई 10 आ गया, इसमें रख दे, इसमें रख दे, बोलो कोई दिक्कत है, बस होने वाला लिखो। हमसे एक क्वेश्चन और पूछता है यहाँ पे, टोटल प्रेशर कितना है, तो बताओ टोटल प्रेशर कैसे निकालोगे, तो सबका प्रेशर कितना जोड़ोगे बताओ, यहां से जोड़ के बताओ, बी तो एक ही बार काउंट होगा,
हम तो बाहर से देख रहे हैं ना, हमने कहा, उसने कहा बी 20 हो गया 20 20, हम क्या लिखेंगे x प्लस वाई, ये तो b का है, c का कितना x, d का कितना x, तो क्या हो गया 20 हो गया 20। ध्यान रहे बेटा, गलती बेटा क्या हो जाती है, तुम ऐसे कर देते हो x प्लस वाई x x, दो बार नहीं, b तो कॉमन ही है, इसी को तो गलत फहमी हमें थोड़ी है। इसे लिखो, फिर लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इक्विलिब्रियम खत्म। लिख लिया? चले, लिखे? क्वेश्चन लिखो बेटा। PCl5 गैस कन्वर्ट होता है बेटा PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस में, ये Cl2 गैस रिएक्ट करती है कार्बन मोनोऑक्साइड से और बनाता है COCl2 गैस। if some amount of nickel अगर बेटा इसमें कुछ अमाउंट ऑफ निकल डाल दें तो हमारी रिएक्शन ये होती है निकल सॉलिड प्लस 4CO रिएक्ट करके बनाते NiCO4 कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? तो अब क्वेश्चन में है कि आफ्टर एडिशन, यहां से लिखो पहले, मैं ऑप्शन लिख देता हूं, यार लिखो, आफ्टर एडिशन ऑफ निकल, आफ्टर एडिशन ऑफ ए निकल, करेक्ट ऑप्शन। देखो, जैसे हमने बेटा इसमें निकल डाला, हमने क्या डाला, ये हमारा इक्विलिब्रियम थी, रिएक्शन किसमें थी बेटा, अगर हम जैसे इसमें निकल डालते हैं तो निकल क्या करता है, सीओ को खाता है बेटा, निकल क्या कर जाता है, सीओ खा जाएगा। जैसे सीओ खा जाएगा तो ये वाला इक्विलिब्रियम, ये वाली रिएक्शन कहां जाएगी बेटा, बैकवर्ड जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से सीओ गायब हो रहा है, यहाँ से क्या गायब हो रहा है बेटा, सीओ। और आपको पता है इक्विलिब्रियम क्या करता है, जो चीज गायब हो जाती है उसे मेंटेन करता है। जैसे सीओ गायब होगा तो ये पीछे चल के सीओ को बराबर करना चाहेगी, तो ये पीछे जाएगी तो Cl2 बढ़ेगा, और Cl2 बढ़ेगा तो इधर Cl2 बढ़ेगा। अगर ये Cl2 बढ़े, इसको कम करने के लिए भी आ जाएगी पीछे, और ये पीछे जाएगी तो Cl5 बढ़ेगा, PCl3 घटेगा। और रिएक्शन अगर पीछे गई तो इसका मतलब PCl5 कम डिसोसिएट होगा, वापस बनने लग गया तो ऑल ओवर डिसोसिएशन कम हो गया कि नहीं हो गया। अल्फा क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अगर आगे जाएगा तो डिसोसिएशन पीछे हो तो डिसोसिएशन कम हो गया, भाई पहले टूट गया था, अब वापस बनने लग गया तो ऑल ओवर कम डिसोसिएशन हुआ, तो अल्फा भी क्या हो जाएगा बेटा, अच्छा सॉरी बटन गलत, ठीक है, ये चीज समझ में आया बेटा सबको।
ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन है, मतलब इसका क्वेश्चन बहुत आसान होता है। फिर अब इसी चीज को हम आयनिक इक्विलिब्रियम में कॉमन आयन इफेक्ट नाम से पढ़ते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ से अच्छे से सीख के जाते हो ना, तो वहां आपको पहली बार जब उसे देखते हो तो डरते नहीं हो, वरना वो डरा देता है बेटा, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम के सारे क्वेश्चन कॉमन आयन इफेक्ट से ही है। क्लियर है? कम है। ये फिर ये इक्विलिब्रियम पीछे जाएगा, फिर ये कहेगा अच्छा CO खत्म हो गया, पीछे चलो, ये पीछे जाओगे तो Cl2 बढ़ेगा, Cl2 बढ़ेगा तो ये रिएक्शन साथ में, ये बढ़ेगा तो ये इसको पीछे ले जाएगा। ये आपका केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म। अब ले आओ डाउट जिसको है।